हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है सच अ गुड लव। एपिसोड की शुरुआत टाइमलाइन 2025 से शुरू होती है, जहाँ पर हम डाई और जो नाम के दो पर्सन को देखते हैं। दोनों ही रोड के पास आते हैं और एक दूसरे को बाय बोलकर जू रोड क्रॉस करने लगता है। तभी डाई उसे पुकारती है, जहाँ पर जू के पीछे मुड़ते ही उसे ऐसा फील होता है जैसे कि उसका यूथ उसकी तरफ देख रहा है, जो कि अब धुंधला होते जा रहा है। लाइफ के इस मोड़ पर दोनों फिर से उसी क्रॉस रोड में खड़े हैं, जहाँ से दोनों को आगे बढ़ने के लिए दो रास्ते मिल चुके हैं। एक रास्ता एक दूसरे के साथ रहने का और एक रास्ता एक दूसरे से अलग होकर अपनी लाइफ जीने का। फिर दाई यहाँ पर जो को 2007 का वही टाइम याद करने को बोलती है, जहाँ पर वो दोनों पहली बार मिले थे और उनका प्यार शुरू हुआ था। डाइजो से जानना चाहती थी कि अगर उनका रिश्ता ख़त्म ही होने वाला था तो 2007 से चल रहे उनके प्यार का क्या मतलब था। भले ही प्यार के बाद भी दोनों अच्छे दोस्त हो, फिर भी तब उनके बीच हुए प्यार की शुरुआत क्या वर्थ इट थी। और अगर उनका रिश्ता टूटना ही था तो ये दोनों मिले क्यों थे। जू के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। फिर हमें दोनों की लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट साल दिखाए जाते हैं। इन सभी सालों में दोनों लाइफ के ऐसे ही क्रॉस रोड में खड़े थे, जहाँ पर उन्हें अपने रिश्ते को ध्यान में रखते हुए सही रास्ता चुनना था। दाई के मुताबिक अगर उसे पास में जाने का एक मौका मिले तो वो 2007 की अपने यंग सेल्फ से वही पूछेगी कि क्या उसका और जू का प्यार वर्थ इट है, जो कि फ्यूचर में टूटने वाला है। फिर हम टाइमलाइन 2007 में आते हैं, जहाँ पर हम हाइनान यूनिवर्सिटी को देख पाते हैं। वहाँ पर एक लड़की बॉयज़ हॉस्टल में हैमर लेकर अपने बॉयफ्रेंड को मारने के लिए घुसी थी। बॉयज़ हॉस्टल के सभी लड़के उस लड़की से काफ़ी डर चुके थे और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दाई थी, जो कि अपने बॉयफ्रेंड लिंग के रूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसती है। उस टाइम पर लिंग तो वहाँ पर नहीं था, लेकिन उसका रूममेट जू वहाँ पर था, जो कि फेस मास्क लगाकर कुछ म्यूज़िक चलाकर डांस कर रहा था। और दाई को हैमर लेकर डोर तोड़कर रूम में आता हुआ देखकर वो शॉक था। ऐसे ही दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दाई जू को अपना काम करने को बोलकर अपने बॉयफ्रेंड लिंग का बेड और उसका सामान तोड़ने लग जाती है, क्योंकि लिंग उसे चीट कर रहा था। ऐसी डेंजरस लड़की जू ने कभी नहीं देखी थी। वो उसके गुस्से को देखता ही रह जाता है और वो दाई को अपने कैमरा से शूट करने लगता है। दाई के पूछने पर जू उसे बोलता है कि वो एक शॉर्ट फिल्म मेकर है और उसकी फिल्म के लिए दाई एक परफेक्ट हीरोइन बन सकती है, लेकिन वो उसे कैमरा ऑफ करने को बोलती है और उस पर गुस्सा करने लग जाती है। तब वो उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए उसके फेस पर मास्क लगा देता है, जो चीज़ उसके लिए बहुत ही अजीब थी। तभी उसे बाहर अपने बॉयफ्रेंड लिंग की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो जू के कपड़े खोलने की कोशिश करती है और लिंग को डोर खोलते ही उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो और जू एक कपल है और दोनों रूम में रोमांस कर रहे थे। लिंग ने दाई पर चीट किया था और किसी और लड़की के साथ डेट पर गया था। उसी बात का बदला लेने के लिए दाई ने ये सब किया ताकि वो लिंग को ये चीज़ रियलाइज़ करवा सके कि उसके छोड़ देने से उसके पास लड़कों की कोई कमी नहीं है। इन दोनों को इतना क्लोज देखकर लिंग गुस्से में अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ बाहर चला जाता है। उनके जाते ही दाई अपने ब्रेकअप को लेकर रोने लगती है। तब जू उसे एक कैफ़े में लेकर जाता है, पर जब वहाँ पर भी जू उसका वीडियो शूट कर रहा था तब दाई गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। किसी तरह जू उसे शांत करता है और फिर दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। जू एक फिल्म मेकिंग का स्टूडेंट था और दाई इकोनॉमिक्स और ट्रेड की स्टूडेंट थी। एक तरफ दाई को बिल्कुल भी मूवीज़ पसंद नहीं थी, दूसरी तरफ जू मूवीज़ और म्यूज़िक का दीवाना था। यहाँ तक कि जो क्रॉस रोड में अपने फेवरेट म्यूजिक पर डांस करके दाई को दिखाता है। फिर भी दाई का मूड ब्रेकअप की वजह से खराब था, इसीलिए वो दाई को लेकर अब क्लब में जाता है, जहाँ पर लिंग अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ था। वहाँ पर जू लिंग की फोटो पर आग लगाकर उसकी डेथ सेरेमनी करता है और उसे बोलता है कि आज से दाई के लिए लिंग मर चुका है। इस चीज़ से सभी लोग हंसते हैं और लिंग का मजाक उड़ने लग जाता है। लिंग की ऐसी इंसल्ट होता हुआ देखकर उसकी नई गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली जाती है, जैसे कि लिंग दाई और जू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। फिर जू दाई को लेकर एक इंटरनेट कैफ़े में आता है और उसे अपनी शॉर्ट फिल्म दिखाता है, जो कि उसने खुद बनाई थी। तभी वहाँ पर लिंग अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और दाई के सामने जू को बुरा भला बोलने लग जाता है। अब उसकी नई गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए वो दाई के साथ फिर से अपना रिश्ता शुरू करना चाहता था, पर दाई किसी चीटर को दूसरा मौका नहीं देने वाली थी। साथ ही वो लिंग को भड़काने के लिए जू की तारीफ करने लगती है, जो सुनकर लिंग दाई की इंसल्ट करता है। उसके मुताबिक अगर दाई उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में नहीं आएगी तब नुकसान उसी का है, क्योंकि उसी को ग्रेजुएशन के बाद बीजिंग में रहना है और बीजिंग में लिंग का घर है। अगर वो उसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करेगी तभी वो उसके बीजिंग वाले घर में रह सकती है, लेकिन दाई के मुताबिक
बीजिंग में घर लेकर रहने के लिए। उसे लिंग की गुलामी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो खुद वहाँ पर रहकर दिखाएगी। ये सुनने के बाद लिंग फिर से दोनों पर गुस्सा करने लग जाता है और ऊपर से दाई और जू फेस मास्क लगाकर लिंग को छुड़ाने लग जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लिंग अपने दोस्तों के साथ जू को पीटने के लिए अभी उनका पीछा कर रहा था। इस पॉइंट पर भी जू दाई का वीडियो शूट कर रहा था, जिस दौरान अचानक से जू दाई को बोलता है कि वो उसे पसंद करता है, जो सुनकर दाई और बाकी सभी लोग शॉक थे। जिसके बाद दाई जू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर भागती है और कुछ देर बाद दोनों एक रिवर के पास आते हैं। वहाँ पर दोनों अपने सपने के बारे में बात कर रहे थे। जू का सपना था कि वो एक बड़ा फिल्म मेकर बने, पर दाई के मुताबिक उसका तो कोई सपना ही नहीं है। तब जू उसे याद करवाता है कि आज से दाई का भी एक सपना है, खुद के दम पर बीजिंग में रहना। दाई भी उसकी बात पर एग्री करती है और इसे सपने को अपनी लाइफ का एम बना लेती है। अगले दिन दाई फिर अपनी मम्माओं को कॉल करके बीजिंग में जॉब लेकर वहीं पर रहने के बारे में बताती है, पर हाओ इस चीज़ से गुस्सा होती है। वो चाहती थी कि दाई ग्रेजुएशन के बाद अपने होम टाउन में वापस आ जाए और यहीं पर जॉब करके पूरी लाइफ रहे। हाओ ने तो उसके लिए एक जॉब भी रेडी करके रखी थी। अब बीजिंग जाने के लिए अपनी मॉम से कोई भी सपोर्ट ना मिलने पर दाई को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन कॉलेज में जब जू उसे फिर से चिढ़ाने और उसके साथ हंसी मजाक करने लगता है, तब दाई अपनी सभी टेंशन भूल जाती है। जू अब उसे लेकर बीच पर जाता है, जहाँ पर ये दोनों बहुत ही मस्ती करते हैं, खेलते हैं और जू इन सभी मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ पर दाई को समुद्र बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसे लग रहा था कि आखिरी बार वो समुद्र देख रही होगी, क्योंकि फैमिली प्रेशर की वजह से उसे होम टाउन जाना पड़ेगा जहाँ पर समुद्र नहीं है। तो जू उसे सभी चीज़ों को भूलकर सनसेट का मैजिक आवर एंजॉय करने के लिए बोलता है, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत पल है। दोनों अब बैठकर उस पल को एंजॉय करते हैं। इस दौरान दाई उसे बताती है कि वो यूनिवर्सिटी ख़त्म होने से ट्रू लव को पाना चाहती थी और अपने पार्टनर के साथ प्यार को फील करना चाहती थी। जू उसका इशारा समझ जाता है कि दाई यूनिवर्सिटी ख़त्म होने से पहले अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना चाहती है, और क्योंकि अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने ही लग गए थे, इसलिए दोनों एक होटल में आते हैं। पर शर्म की वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आ नहीं पा रहे थे। उस रूम में मौजूद बाथरूम के वॉल्स मिरर के बने थे, इसलिए बाथरूम जाना भी उनके लिए अनकंफर्टेबल हो रहा था। तब जो उस मिरर वॉल में न्यूज़पेपर लगाने लगता है। इस चीज़ से दाई बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, क्योंकि उसे कॉलेज ख़त्म होने से पहले इंटीमेट होना था और इधर जू के लिए ये सब पहली बार था, इसीलिए शर्म की वजह से वो शुरुआत ही नहीं कर पा रहा था। तभी गुस्से में दाई जल्दी जल्दी मिरर में न्यूज़पेपर लगाकर जू का काम ख़त्म करती है और उसके करीब आकर उसे किस करने की कोशिश करती है, पर यह चीज़ दोनों के लिए अनकंफर्टेबल थी। अब एक दूसरे को हक करने के चक्कर में दोनों बेड पर गिर जाते हैं, पर शर्म की वजह से दोनों कुछ कर ही नहीं पाते और जू की बनाई हुई शॉर्ट फिल्म को देखने लगते हैं। पहले तो दाई को मूवी बहुत ही स्लो और बोरिंग लग रही थी। तब जू उसे मूवी का रियल मीनिंग समझाता है, जो था पासिंग ऑफ टाइम। जू ने अपनी मूवी में टाइम का रियल मीनिंग समझाया था और ये फिल्म दाई को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इस दौरान दाई जू का वीडियो शूट कर रही थी, जहां वो सनराइज की पहली लाइट में ग्लो कर रहा था। कुछ दिनों बाद अब हम देखते हैं कि दाई की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और आज कॉलेज के लास्ट डे पर उनका प्रोफेसर उन्हें वही लेटर देता है जो कि उन्होंने कॉलेज के पहले दिन 2003 में लिखकर एक बॉक्स में डाला था। और आज कॉलेज ख़त्म होने के दिन प्रोफेसर उन सभी को अपना अपना लेटर पढ़कर सुनाने को कहता है, ताकि सभी लोग जान सके कि उनके कॉलेज का सपना पूरा हुआ कि नहीं। सभी लोग एक एक करके अपना लेटर पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट का सपना तो पूरा हो गया था और कुछ का अधूरा रह गया था। फिर दाई की बारी आती है और उसका सपना था कॉलेज में ट्रू लव पाना और अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना। वहाँ पर दाई का एक्स बॉयफ्रेंड लिंग भी अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, जो कि अपने बीजिंग के घर की बात बोलकर दाई को चढ़ा रहा था। इस वजह से दाई अपना लेटर पढ़ने में अनकंफर्टेबल हो रही थी। तभी जो दाई को डिफेंड करने के लिए वहाँ पर आता है और लिंग और उसके दोस्तों के साथ वहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर पानी डालने लग जाता है। जिसके बाद दाई और जो एक दूसरे के ऊपर पानी डालकर बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। एक ही पल में जो ने कॉलेज के लास्ट डे को बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बना लिया था। अगले दिन जू फिर दाई को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आता है, जहाँ से वो अपने होम टाउन जाने वाली थी। दोनों एक दूसरे से अलग होने की बात को लेकर दुखी थे, इसलिए जू उसके लिए अपने फेवरेट सॉन्ग पल्प फिक्शन का डांस करता है, जिसे दाई भी ज्वाइन करती है।
इससे भले ही कुछ पल के लिए पर उन्हें खुशी मिल गई थी। जिसके बाद दाई जाने वाली थी, लेकिन जू उसे रोककर बीजिंग जाने को बोलता है ताकि वो बीजिंग में रहने का अपना सपना पूरा कर सके। उसे समुद्र पसंद है और बीजिंग में समुद्र भी है। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वो भी बीजिंग में दाई को ज्वाइन करना चाहता था। दाई भी अपने होम टाउन में एक बोरिंग जॉब करके पूरी लाइफ उसी जगह पर कैद नहीं होना चाहती थी। इसलिए वो अपना डिसीजन बदल कर तुरंत ही होम टाउन का टिकट बीजिंग के लिए बदल लेती है। लेकिन जाने से पहले वो जू से बोलती है कि वो 2025 से आई है और उनका वहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है। वो तो सिर्फ यहाँ पर ये पता करना चाहती हैं कि अगर उन्हें अलग ही होना है तो उनकी प्यार की शुरुआत वर्थ इट है कि नहीं। पर जू को ये सब दाई का मजाक लग रहा था। वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा हंसता है। फिर कहानी अब 2017 में आती है, जहाँ पर दाई हाइनान एयरपोर्ट पर बैठी हुई थी और बीजिंग जाने वाली फ़्लाइट से अनाउंसमेंट करके उसे फ़्लाइट तक बुलाया जा रहा था। यहाँ पर दाई को याद आता है कि जू अपने वीडियो कभी भी डिलीट नहीं करता। वो सभी वीडियोस की एक कॉपी अपने लैपटॉप के हार्ड डिस्क में रखता है। उसके और जू के कई खूबसूरत पल उन वीडियोस में कैद हैं। जू की वजह से ही उसे भी उनकी पुरानी वीडियोस देखने की अब आदत पड़ गई थी। भले ही वीडियो कितनी भी सैड या फिर बोरिंग हो, वो दोनों के हर पल को एंजॉय करती है। अब बीजिंग के फ्लाइट की तरफ जाते टाइम दाई अपना लैपटॉप हाइनान एयरपोर्ट की लॉबी में ही भूल गई थी, जिसमें उसके और जू की लाइफ जर्नी की सभी वीडियोस थे। उसने सोचा था कि लैपटॉप खोने के बाद अब उनके वीडियोस हमेशा हमेशा के लिए खो जाएंगे, लेकिन किसी के हाथ उनका लैपटॉप लग जाता है और अब उनकी सभी वीडियोस को एक न्यू लैपटॉप में एक फिल्म की तरह स्टोर किया जाता है। जिसके बाद एक ई-स्पोर्ट होटल में वो लैपटॉप सेकेंड हैंड रेट में खरीद लिया जाता है। कहानी अब 2023 में आती है, जहाँ पर हम तोंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक होटल के 8323 रूम नंबर में आकर शेन नाम की एक लड़की से मिलता है। जहाँ पर इन दोनों की कन्वर्सेशन से पहले तो हमें लगता है कि शेन कोई प्रोस्टिट्यूट है और तोंग उसका कस्टमर है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये एक ई-स्पोर्ट होटल था जहाँ पर दोनों गेम्स खेलने के लिए आए थे और आज ही दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले हैं। तोंग यहाँ पर शेन से 2 साल छोटा था। फिर जब दोनों गेम शुरू करते हैं तभी वहाँ पर अचानक से मौजूद लैपटॉप हैंग हो जाता है। थोड़ा चेक करने पर दोनों को वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ दिखती है। अब क्यूरियोसिटी के चलते वो दोनों इन वीडियोस को देखने लग जाते हैं और ये किसी और की नहीं बल्कि दाई और जू के वीडियोस थे। मतलब कि इसी ई-स्पोर्ट होटल ने वो सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदा था जहाँ पर उनके वीडियो स्टोर किए गए थे। शेन और तोंग दाई का वही एयरपोर्ट वाला वीडियो देखते हैं जहाँ पर उसने कहा था कि वो 2025 से टाइम ट्रैवल करके आई है उनके प्यार को फिर से जीने के लिए। पर यह सिर्फ दाई का एक मजाक था। जिसके बाद दाई जू को बाय बोलकर फिर से बीजिंग में मिलने की उम्मीद लेकर बीजिंग चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि समर 2007 में दाई पहली बार बीजिंग आई थी। वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। एयरपोर्ट के बाहर आते ही उसे मोक नाम का एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है, जिसके साथ हंसी मजाक करते हुए दाई उसकी टैक्सी में बैठकर जाने लगती है। दाई सिटी में न्यू है ये जानकर मोक एक राइड के उसे 500 युआन मांग रहा था, पर दाई इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी। वो बार्गेनिंग करके उसे 250 युआन में राइड फिक्स कर लेती है। इस दौरान बातों ही बातों में मोक ने दाई की सभी बातें जान ली थी। दाई को एक रूम रेंट पर चाहिए था बीजिंग सिटी के सेंटर पॉइंट पर और मोक प्रॉपर्टी एजेंट का भी काम करता था, इसीलिए वो 800 युआन का एक रूम उसे दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन दाई को वो रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके हिसाब से वो रूम बहुत ही छोटा था और दूसरे रूममेट्स के साथ उसे कॉमन किचन और बाथरूम यूज़ करना होगा। दाई मोक से उसके कमीशन के पैसे वापस मांग रही थी, इसीलिए मोक उसे एक बहुत ही अच्छा अपार्टमेंट दिखाने के लिए लेकर जाता है जहाँ पर उसका अपना किचन और पर्सनल बाथरूम होगा। इस अपार्टमेंट का प्राइस वो 600 युआन पर मंथ बताता है। उसके मुताबिक ये अपार्टमेंट बीजिंग के सेंटर पॉइंट पर नहीं है, इसीलिए इसका प्राइस कम है। लेकिन मोक रूम की चाबी टैक्सी में भूल गया था और रूम की चाबी लाने से पहले ही वो रूम का रेंट दाई से मांगता है ताकि ये रूम उसके कीज लेकर आने तक कोई और रेंट पर ना ले ले। अब भरोसे के लिए मोक दाई को अपना आईडी कार्ड देता है, तब दाई उसे रेंट के पैसे देती है। लेकिन यहाँ पर मोक एक फ्रॉड निकलता है। वो पैसे लेकर भाग जाता है और उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से दाई को पता चलता है कि यहाँ के अपार्टमेंट का रेंट 5000 युआन है और मोक ने जो उसे अपना आईडी कार्ड दिया था वो भी फेक निकला। इस बात से दाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन अब दाई मोक को ढूंढते हुए एयरपोर्ट के पास जाती हैं, जहाँ पर उसे लकीली वो मिल जाता है और दाई गुस्से में हैमर से उसकी टैक्सी का ग्लास तोड़ देती है। दाई का गुस्सा देखकर वो उसे बहुत ही डर गया था। जिसके बाद वो उसे पहले वाला ही रूम रेंट पर दिखाने के लिए लेकर जाता है। वैसे तो रूम का रेंट 800 युआन है, लेकिन रूममेट्स के साथ दाई को सिर्फ 400 युआन पे करना है, जो दाई के बजट में भी है, भले ही उसे रूम पसंद ना हो।
जिसके बाद दाई जू को कॉल करती है और उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो यहाँ पर एक लग्जूरियस लाइफ जी रही हो और उसने 5 स्टार अपार्टमेंट रेंट पर लिया हो, जहाँ पर वो अकेले रहती है, किसी के साथ भी कोई रूम शेयर नहीं करती और अपनी रूममेट जेई को वो सामने वाले अपार्टमेंट में रहने वाली लड़की बताती है। भले ही जेई शॉपिंग मॉल की सेल एम्प्लॉइज हो, पर जू से वो शॉपिंग मॉल की मैनेजर बोलती है। वहीं पर 3 लड़के और रहते थे, शाओजिंग और यान, साथ ही एक ओल्ड मैन जिसका नाम मेंग था और उनका 6 साल का ग्रैंडसन जुआन भी वहीं पर रहता था। जू के सामने वो शाओजिंग को एक IT एक्सपर्ट बताती हैं जो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं और सेम बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन रियलिटी में तो दोनों लड़के अपने खाने और सामान के लिए ही लड़ते रहते थे। और यान एक बॉडी बिल्डर था जो कि रूम में एक घर के सामानों के साथ एक्सरसाइज करता रहता है। पहली मुलाकात में दाई से हैंडशेक करने के दौरान उसने तो उसके हाथ की हालत ही खराब कर दी थी। यान के बारे में भी दाई जू से झूठ बोल देती है कि वो एक फेमस बॉडी बिल्डर है जो कि एडवर्टीजमेंट भी करता है और वो उसकी बिल्डिंग में ही रहता है। साथ ही मिंग को वो एक पॉपुलर रेस्टोरेंट ओनर बताती है, लेकिन वो रियलिटी में सिर्फ एक छोटा सा रोड साइड फूड स्टॉल चलाता था। अब दाई ने भले ही बीजिंग में अपनी न्यू लाइफ को लेकर जू से झूठ कहा हो, लेकिन वहाँ पर रहने वाले सभी लोग बहुत ज़्यादा काइंड और हेल्पफुल थे। सिर्फ कभी कभी खाने के बॉक्स में उसका नाम ना लिखा होने पर कोई दूसरा उसका खाना खा लेता था या फिर बाथरूम यूज़ करने के लिए उसे वेट करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे दाई उन सभी के साथ एडजस्ट कर लेती है। वो बहुत खुश भी थी। साथ ही अगले साल ओलंपिक्स भी बीजिंग में होने वाली थी, जिसे देखने के लिए दाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, पर उसकी ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती। 2007 का विंटर्स आ जाता है और बहुत ही ढूंढने के बाद भी अब दाई को एक भी जॉब नहीं मिल रही थी। उसके सेविंग्स भी ख़त्म हो रहे थे, इसी को वो सिर्फ एक ब्रेड खरीद कर उसको पूरे दिन में खाती थी। इंटरव्यू में जाने के लिए उसके पास मेकअप भी नहीं होता। हाई प्राइस की वजह से वो मेकअप खरीद भी नहीं पाती। मेकअप ट्रायल के बहाने वो उसी मेकअप के साथ इंटरव्यू में जाती है। इस चीज से शॉपिंग मॉल की कुछ सेल्स गर्ल उसकी इंसल्ट भी करती हैं, लेकिन उनमें से एक सेल्स गर्ल अपनी तरफ से दाई को एक फाउंडेशन गिफ्ट कर देती हैं और उस सेल्स गर्ल का नाम देखकर दाई को रियलाइज होता है कि वो उसकी रूममेट जेई है। दोनों एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब तक दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, क्योंकि जब तक दाई सोकर उठती थी उससे पहले ही जेई काम पर चली जाती थी और दाई के सोने के बाद जेई वापस आती थी। दोनों ही रूममेट्स अब एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश थी और इस दौरान जेई दाई को कपड़े रेंट पर लेने वाली एक जगह पे लेकर जाती है ताकि उन कपड़ों को पहनकर वो इंटरव्यू में जा सके, लेकिन वहाँ पर दाई प्राइस टैग लगाकर इंटरव्यू में गई थी, इसीलिए वहाँ सिलेक्ट नहीं हो पाती। ऊपर से एक लड़की वो प्राइस टैग निकाल देती है, जिसकी वजह से अब दाई वो आउटफिट लौटा नहीं पाती और उसे वो आउटफिट खरीदना पड़ता है। वैसे ही उसके पास पैसे इतने ज़्यादा कम थे। यहाँ पर दाई अब 5 युआन पर आवर के हिसाब से कभी कभी शाओजिंग का इंटरनेट और लैपटॉप यूज़ कर लिया करती थी। एक दिन जब जू उसे वीडियो कॉल करता है तो दाई कैमरा ख़राब होने का बहाना करती है और जू को अपना फेस नहीं दिखाती ताकि वो अपने लाइफस्टाइल उसके सामने छुपा पाए। जू यहाँ पर न्यू ईयर के टाइम बीजिंग में दाई से मिलना चाहता था और फायरवर्क करना चाहता था। दाई भी जू को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, पर वो किस हालत में बीजिंग में एडजस्ट कर रही है ये चीज़ वो जू को नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए वो उसके सामने बहाना बनाती है कि उसे बीजिंग बोरिंग लग रहा है, इसलिए न्यू ईयर से पहले वो घर जाने वाली है। ये बोलकर दाई कॉल कट कर देती है। दाई की बीजिंग छोड़ने वाली बात जू को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगती है। तभी उसे शाओजिंग का कॉल आता है, जिन्होंने दाई के जाने के बाद चुपके से जू को देखने के लिए उसे कॉल किया था। दोनों जू को बहुत ही डांटते हैं क्योंकि दाई बीजिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। बातों ही बातों में दोनों जू के सामने दाई का सारा सच बाहर ला देते हैं कि उसे तो अब तक जॉब भी नहीं मिली है। एक दिन में वो सिर्फ एक ब्रेड खाती है और एक छोटे से अपार्टमेंट में वो सभी के साथ रहती है। उसके सेविंग्स के पैसे भी खत्म हो रहे हैं। ये सब जानकर जू को उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अगले दिन फिर जू बीजिंग चला जाता है दाई को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। वहाँ पर उसकी पहली मुलाकात होती है टैक्सी ड्राइवर मॉक के साथ। जू उसकी टैक्सी में बैठ जाता है और फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जू की बातें मॉक को दाई की याद दिला रही थी, लेकिन वो इस दौरान जू के सामने दाई का नाम नहीं लेता और ना ही उसे पता था कि जू और दाई एक दूसरे को जानते हैं। जू को भी यहाँ पर रहने के लिए एक अपार्टमेंट की ज़रूरत थी, इसीलिए मोको से वहीं पर रूम दिलवा देता है जहाँ पर दाई रहती है। यहाँ पर जू यान का रूममेट था। पहले ही दिन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं जू और दाई का रूम बिल्कुल आसपास था, फिर भी दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और ना ही उनका आमना सामना हुआ था। अब कहानी ईयर 2023 में आती है, जहाँ पर शेन और टोंग
जू और दाई के ये वीडियोस देख रहे थे। तोंग को तो ये दोनों प्यार में पागल लग रहे थे, जो कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तोंग की भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसने उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ उसे चीट किया था। पर यहाँ पर शेन को तो प्यार जैसी चीज़ फालतू लगती थी और ना ही उसे कभी प्यार में पड़ना था। उसके बाद कहानी फिर से 2007 में आती है, जहाँ पर जो डेरिक नाम की एक प्रोड्यूसर से मिलने के लिए आता है, जिसे जो की शॉर्ट फिल्म और उसका डायरेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसलिए डेरिक अपनी एक फिल्म के लिए जू को डायरेक्टर अपॉइंट करता है। इस काम के लिए जू को काफ़ी अच्छी सैलरी ऑफर हुई थी। यहाँ पर जो फिल्म स्टार्ट होने से पहले ही फिल्म को लेकर एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की डिमांड करता है, ताकि मीडिया के जरिए वो दाई को बीजिंग आने की खबर दे सके। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहनने के लिए जू के पास डिज़ाइनर सूट नहीं था। तब डेरिक उन्हें फिल्म डिज़ाइनर से उसके लिए सूट सिलवाने के बहाने पैसे लेता है। पर कुछ देर बाद जब वो फिर से डेरिक से मिलने के लिए होटल जाता है, तभी उसे रिसेप्शन से पता चलता है कि डेरिक तो वहाँ से जा चुका है। मतलब कि वो एक फ्रॉड था, जो डिज़ाइनर सूट सिलवाने के बहाने जू के बहुत सारे पैसे लेकर भाग गया था। दूसरी तरफ दाई एक इंटरव्यू देने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर लड़कियों की क्वालिफिकेशन और उनका इंटरव्यू लेने की जगह उनकी बॉडी को वल्गर तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा था। इस चीज़ को लेकर दाई जब सवाल उठाती है, तब उसे इंटरव्यू से निकाल दिया जाता है। यहाँ पर दाई और जू दोनों की लाइफ बीजिंग में अच्छी नहीं चल रही थी। उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था। दाई को एक बड़ा ड्रेसिंग टेबल चाहिए था, लेकिन उसकी रूममेट जेई और दाई दोनों मिलकर भी इस पॉइंट पर एक ड्रेसिंग टेबल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्हें छोटे से मिरर से ही काम चलाना पड़ रहा था। तभी उनके रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। दोनों जब देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें यान दिखता है, जो कि उनके डोर के पास फ्लैट ब्रेड रखकर अपने रूम में भाग रहा था। दाई को लगता है कि यान उससे प्यार करता है, इसलिए इतने दिनों से वो उसके लिए चुपके से ब्रेड रख कर जा रहा है। वो यान से क्लियर करती है कि उसका एक हैंडसम बॉयफ्रेंड है और उसे उसके जैसे बॉडी बिल्डर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर यहाँ पर यान और जेई की स्माइल से ही हमें पता चल जाता है कि असल में दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और यान दाई के लिए नहीं, बल्कि जेई के लिए ब्रेड छोड़ कर जाता है। पर अब आधी ब्रेड खाने के बाद दाई को इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है, लेकिन जे को इस मिसअंडरस्टैंडिंग का ज़रा भी बुरा नहीं लगता। वो ये ब्रेड आज के लिए उसे खाने देती है। यहाँ पर जे और यान एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन बात करने की आज तक उनमें हिम्मत ही नहीं हुई। इस दौरान एक तरफ दाई जे को जू के बारे में बता रही थी और दूसरी तरफ जू यान को दाई के बारे में बता रहा था। दोनों का रिश्ता अब तक ऑफिशियल नहीं था और ना ही उन्होंने एक दूसरे को प्रपोज किया था, फिर भी एक दूसरे के लिए उनमें फीलिंग ज़रूर थी। यहाँ पर दोनों आसपास के रूम में ही रह रहे थे और इतने पास होने के बाद भी दोनों अभी तक मिले नहीं थे और ना ही एक दूसरे को कॉल करके अपनी लाइफ के बारे में बोलने की उनमें हिम्मत थी। अगले दिन अब दोनों एक ही बस से ट्रैवल कर रहे थे, फिर आसपास के रास्ते से एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे, फिर भी दोनों की नज़र एक दूसरे पर नहीं पड़ती। यहाँ पर दोनों ही शिकाहाई सी देखने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पहुँचकर उन्हें पता चलता है कि वो कोई सी नहीं बल्कि एक रिवर है। दाई अब जू को कॉल करके इस चीज़ के लिए उसे बहुत डांटती है, क्योंकि जू ने उसे कहा था कि बीजिंग में एक सी है जिसका नाम शिकाहाई है। उसी को देखने की उम्मीद में तो वो बीजिंग आई थी। ये बात सुनकर जो समझ जाता है कि इस टाइम पर दाई आसपास ही है, इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला कर फ़ोन पर बात करने लगता है ताकि उसकी आवाज़ दाई तक पहुंच सके। पर फिर भी उनकी मुलाकात नहीं होती, जिसके बाद हम ईयर 2023 दिखाया जाता है, जहां पर हम तोंग और शेन को देखते हैं। शेन दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर रही थी, इसीलिए सामान शिफ्ट करवाने के लिए उसने तोंग को बुलाया था। तोंग को लगता है कि इसी बहाने वो शेन के साथ थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड कर पाएगा, लेकिन शेन के साथ वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड येमिंग भी था। पर अकेले में शेन तोंग से बोलती है कि उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसीलिए वो जल्दी येमिंग से ब्रेकअप करने वाली है। वैसे भी आजकल उनका यह रिश्ता किसी फॉर्मेलिटी की तरह हो गया है। येमिंग एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफर है, इसीलिए वो उसके साथ है, बाकी उसे येमिंग से कोई प्यार नहीं है। तभी वहाँ पर येमिंग आता है, जो उसे अपना टोक्यो वाला जॉब छोड़ने के बारे में बोलता है। अब से वो शेन के साथ ही रहने वाला था, पर जॉब छोड़ने की बात सुनकर शेन तुरंत येमिंग से ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि अब तो येमिंग से उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। कहानियाँ फिर से 2007 में आती हैं, जहाँ पर जो न्यू अपार्टमेंट और बीजिंग में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन अपार्टमेंट में शाओ और जिंग के साथ उसकी मुलाकात होती है, पर कुछ दिनों पहले वीडियो कॉल में बात करने के बाद भी वो लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते। नहीं तो जू की मुलाकात अब तक दाई से हो चुकी थी, पर उस दिन लकीली जू दाई को देख लेता है, जो कि अपनी मॉम से बात कर रही थी, जिससे उसे पता चलता है
कि दाई बीजिंग में बहुत ही स्ट्रगल कर रही है, इसीलिए उसकी मॉम उसे घर वापस बुला रही है। इस पॉइंट पर जू दाई के सामने नहीं आता। वो एक स्पेशल टाइम पर दाई के सामने आने का डिसाइड करता है। कम से कम अब जू को इस बात की खुशी थी कि वो और दाई एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं। इधर दाई की मॉम ने तो उसे प्लेन टिकट भी भिजवा दी थी, लेकिन उसने जू से प्रॉमिस किया था कि वो बीजिंग में न्यू ईयर साथ में मनाएंगे, इसलिए वो न्यू ईयर तक बीजिंग में ही रहने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ जू भी डिसाइड कर लेता है कि वो भी न्यू ईयर दाई के साथ बीजिंग में मनाएगा। कुछ देर बाद हम दाई को एक कंपनी से बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जिसे आज भी जॉब नहीं मिली थी। वो कई जगह पर जॉब के लिए कॉल करती है। इस पॉइंट पर वो कोई भी जॉब करने के लिए तैयार थी, फिर भी उसे एक भी जॉब नहीं मिल रही थी। थक हार कर वो जैसे ही कंपनी के बाहर बैठी हुई थी, तभी एक टेडी आउटफिट पहना पर्सन उसके पास आता है और उसे एक छोटा सा टेडी बेयर गिफ्ट करता है। वो पर्सन बात तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसके एफर्ट्स को देखकर दाई को बहुत ही अच्छा लगता है और कुछ ही देर में दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। दाई फिर अपने दिल की हर बात, अपनी हर परेशानी उस पर्सन को बोलती है और वो पर्सन उसे इमोशनली कंफर्ट करता है, जिससे दाई का मूड काफ़ी ठीक हो जाता है। उसके बाद दाई घर आती है और उसके पीछे पीछे वो टेडी बेयर आउटफिट पहने वाला पर्सन भी आता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि जू था। दाई की दिल की बात, उसकी परेशानी जानने के लिए वो सीक्रेटली उससे मिला था। अब दोनों का रूम आस पास ही था, लेकिन अब तक दाई को पता भी नहीं है कि दीवार की उस पार जू मौजूद है। उसके बाद से ही जू वही टेडी बेयर का आउटफिट पहनकर हर टाइम दाई के पास ही रहता था, उसे खाना देता था और रात को भी उसे घर तक छोड़ने आता था। यहाँ तक कि अंधेरे में उसे लाइट भी दिखाता था। लेकिन दाई को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। वो हर टाइम ही उसके साथ रहता था। क्या उसके पास कोई दूसरा काम नहीं है? जू का ये राज अब ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा रहता। एक दिन जब रास्ते में उसे डेरेक दिखता है और उसे पकड़ने के चक्कर में उसका फेस दाई देख लेती है। तब तक डेरेक भी वहाँ से भाग चुका था और अब जू दाई से डर कर भाग जाता है। उसके बाद कहानी फिर से 2023 में आती है, जहाँ पर दाई और जू की स्टोरी से शेन को लगता है कि जू अच्छा पर्सन नहीं है। वो दाई को परेशान करने के लिए बीजिंग तक आ गया था। वो सिर्फ उसको इमोशनल ब्लैकमेल और मैनिपुलेट करना जानता है, लेकिन तोंग ऐसा नहीं सोचता था। अब इस दिन न्यू ईयर भी था, इसीलिए तोंग शेन के साथ टाइम स्पेंड करने की सोच रहा था, लेकिन शेन अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने चली जाती है। कहानी फिर से अब 2007 में आती है, जहाँ पर कुछ ही टाइम में न्यू ईयर शुरू होने वाला था और यहाँ पर दाई के पास तो एक अच्छा मील खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब फूड स्टॉल वाला ओल्ड मैन उसे फ्री में खाना खिलाता है, क्योंकि उसकी भी दाई जितनी एक बेटी है और वो स्टडी के लिए कहीं पर दूर रहती है। उसी टाइम दाई को वहाँ के रेडियो में न्यू ईयर काउंटडाउन सुनाई देता है और 12 बजते के साथ ही उसे जू की आवाज़ आती है, जो कि कुछ दूर पर ही फायर क्रैकर्स लेकर खड़ा हुआ था। उसे देखकर दाई भागकर उसके पास आती है और यहाँ पर जू उसे बीजिंग में न्यू ईयर के साथ उनकी लाइफ की न्यू शुरुआत करने की हिम्मत देता है। तभी कुछ पुलिस वाले उन्हें अरेस्ट करने के लिए उनकी तरफ आते हैं, क्योंकि बीजिंग में फायरवर्क्स करना बैन था। दोनों पुलिस से बचकर भागते हैं और कुछ ही देर बाद दोनों एक ओवरब्रिज के पास आकर रुकते हैं। लेकिन आज उन्होंने न्यू ईयर पर बीजिंग में फायरवर्क्स करने का अपना सपना पूरा कर लिया था, जिसके बाद जू दाई को किस करता है और यहाँ पर ऑफिशियली उनका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। ये चीज़ दोनों वीडियो में भी रिकॉर्ड करते हैं, उनकी एक अच्छी मेमोरी की तरह, कि 2008 में न्यू ईयर के 12 बजे से बीजिंग में उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। उस रात दोनों सिटी में बहुत ज़्यादा घूमते हैं और फिर जब रात में आकर इंटीमेट होने ही वाले थे, तभी उनकी रूममेट उन्हें देख लेते हैं। अगले दिन से अब जू दाई के साथ रूम में और जे यान के साथ रूम के अंदर शिफ्ट हो जाती हैं। दाई और जू तो कपल थे और जे और यान एक दूसरे को पसंद करते थे, इसीलिए आज से रूममेट होने की बात को लेकर दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। आज जाकर पहली बार उनके बीच प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है, नहीं तो अब तक उन्हें एक दूसरे का पूरा नाम तक भी नहीं पता था। फिर हम पास का वही टाइम देखते हैं जब मोक ने यान को भी यहाँ पर रूम दिलवाया था और पैसों की कमी की वजह से यान इसी रेजिडेंस के अंदर रहने लगा। एक दिन उसकी नज़र जे पर पड़ी, जो कि वहीं पर रहती थी, और उसे जे से पहली नज़र का प्यार हो गया। एक दिन यान फूड स्टॉल से स्वीट ब्रेड खरीद रहा था, उसी वजह से जे को उस दिन ब्रेड नहीं मिली थी। तब से लेकर आज तक यान जे के लिए स्वीट ब्रेड खरीद कर उसके रूम की डोर के बाहर रख कर जाता था। अब वो उसे पसंद ज़रूर करता था, लेकिन उससे बात करने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। धीरे धीरे जे भी समझ गई थी कि वो उसे पसंद करता है, इसलिए वो भी यान के लिए कभी कभी खाने का सामान छोड़ दिया करती थी। और आज प्रेजेंट टाइम में दोनों एक दूसरे के रूममेट हैं। यान ने तो पहली मुलाकात में हैंडशेक करते टाइम दाई का हाथ जोर से दबा दिया था, लेकिन आज वो जे के साथ बहुत ही प्यार से हैंडशेक करता है। दूसरी तरफ दाई और जो जब बाहर घूमने के लिए जाते हैं,
तो उन्हें अपनी कॉलोनी के पास एक ड्रेसिंग टेबल दिखता है जो कि थोड़ा सा डिफेक्टिव होने की वजह से कोई छोड़कर चला गया था। दाई को तो पहले से ही बड़ा ड्रेसिंग टेबल चाहिए था, इसीलिए वो ज़ू के साथ मिलकर उस ड्रेसिंग टेबल को अपने रूम में लेकर आ जाती हैं, जिसे लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी और ज़ू उसकी इस खुशी को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था। साथ ही ज़ू और दाई का प्यार दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। अपने रिलेशन के 1 महीने में दोनों कम ही रूम से बाहर निकलते और बाकी टाइम एक दूसरे को प्यार करने में बिजी होते थे। इन सब के साथ दोनों बीजिंग में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं ईयर 2023 में उनके सभी वीडियोस को शेन और टोंग देख रहे थे। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट ज़ू और दाई की लव स्टोरी में बढ़ता जा रहा था। वहीं पर ज़ू और दाई ने कितनी बार एक दूसरे को किस किया था, हग किया था और कितनी बार इंटीमेट हुए थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। जो चीज़ शेन और टोंग को थोड़ी सी डिस्गस्टिंग लगती है, पर ज़ू और दाई की नज़र से देखे तो वो इस तरह से अपनी प्यार की मेमोरी को यादगार बना रहे थे। वहीं पर उन्हें एक और रिकॉर्ड मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि 2010 से पहले दाई और ज़ू का 2 बार ब्रेकअप हुआ था, जो देखकर शेन और टोंग शॉक थे कि आखिर हमेशा साथ रहने की कसम खाने वाले लवर्स का ब्रेकअप कैसे हो सकता है। इसीलिए दोनों ज़ू और दाई की स्टोरी को कंटिन्यू देखने का डिसाइड करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ईयर 2008 के स्प्रिंग टाइम में दाई को एक टीवी शो के असिस्टेंट मैनेजर के लिए इंटरव्यू देने बुलाया गया था, पर वहाँ पर जाकर उसे मॉडल की जगह लेनी पड़ी क्योंकि उस दिन उनकी मॉडल नहीं आई थी और वो प्रोडक्ट सेलिंग का टीवी शो था। दाई वैसे तो इसमें मॉडल नहीं बनना चाहती थी क्योंकि उसकी मॉम सारे टीवी शोज देखती थी और उसने अपनी मॉम से किसी बड़ी कंपनी में काम करने का झूठ बोला था, पर टीवी शो वाले उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसको मॉडल बनाकर फेस मास्क प्रोडक्ट उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब शूटिंग खत्म होने के बाद दाई डायरेक्टर से जॉब के लिए पूछती है, पर उस टाइम डायरेक्टर जॉब की बात इग्नोर करके उसे आज के काम के कुछ पैसे दे देती है, जिससे दाई ज़ू के लिए KFC से चिकन खरीदती है। ज़ू उसे खाना तो नहीं चाहता था क्योंकि दाई खुद इतने दिनों से इतना कॉस्टली फूड नहीं खा पा रही थी और उसे उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। इसीलिए वो अपनी मूवी बनाने से पहले कुछ और जॉब्स करना चाहता था ताकि दाई को किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम ना हो, कम से कम ज़ू उसे अच्छा खाना प्रोवाइड कर सके। लेकिन दाई इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। वो सिर्फ ज़ू को बड़ा डायरेक्टर बनते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए वो इस टाइम सिर्फ उससे अपने सपने पर फोकस करने को बोलती हैं। बाकी उन दोनों को खर्चे के लिए वो जॉब कर लेगी, जिसके बाद दोनों उस चिकन को मिलकर खाते हैं। दोनों अब कम चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, पर ज़ू फिर भी दाई के लिए कुछ तो करना चाहता था। उसे इस बात का बहुत ही बुरा फील हो रहा था जब वो दाई को प्रॉपर खाना भी नहीं खिला पाता। इसीलिए वो अगले दिन से रैंडम लोगों की वीडियो शूट करने लगता है, उनकी डेली लाइफ, उनकी बातों को रिकॉर्ड करता है ताकि उन वीडियोस को वो किसी वेबसाइट पर सेल कर सके। इस दौरान ज़ू अपने अपार्टमेंट में रह रहे बाकी लोगों की वीडियोस भी शूट करता है। इस दौरान टेरेस ही उनका मेन अड्डा बन चुका था, जहाँ पर वो लोग अपनी लाइफ के बारे में, अपनी फ्यूचर प्लान्स के बारे में एक दूसरे से शेयर करते थे और जोन सबको अपने कैमरा में रिकॉर्ड करता था। यहाँ पर जिंग और श्याओ का सपना एक बड़ा ट्रेडर बनने का था और एक सक्सेसफुल गेमिंग ऐप बनाने का। मिंग का सपना था कि वो बीजिंग में एक बड़ा रेस्टोरेंट ओपन करे और अपने ग्रैंड चाइल्ड जुआन के साथ खुशी से रहे। यान का सपना था कि वो चाइना का एक फेमस बॉडी बिल्डर बने। जेई का सपना था कि वो अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके एक बड़ी ऑफिसर बने। वहीं जू का सपना एक फेमस और ग्रेट मूवी डायरेक्टर बनना था और दाई का सपना था कि वो एक फेमस मूवी डायरेक्टर जू की वाइफ बने। फ्यूचर में उनका सपना पूरा हुआ कि नहीं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, लेकिन सालों बाद 2025 में सभी दोस्त फिर से इसी अपार्टमेंट के टेरेस पर मिलते हैं जो कि सालों पहले उनका अड्डा हुआ करता था। यहाँ पर शाओ और जिंग का तो आधा सपना पूरा हो चुका था। दोनों की एक सक्सेसफुल गेमिंग कंपनी है। जे और यान के सपने का तो पता नहीं, लेकिन दोनों की एक दूसरे से शादी हो चुकी थी और दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अब सिर्फ जू और दाई की लाइफ उन्हें किस मोड़ पर लेकर जाएगी यही देखना बाकी था। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।